बजट की पूरी एबीसीडी को समझने के लिए हमारी ये कोशिश है कि बजट के हर एक पहलू को हम आप तक पहुंचा सकें और इसी को लेकर के समझने के लिए खास पैनल हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बना हुआ है। लेकिन हमारे संवाददाता जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से। जरा सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, जरा सबसे पहले बताइए कि बजट को लेकर के जिन उम्मीदों को पूरा करने की बात सरकार ने कही है, जनता का इस पर रिएक्शन क्या है? जनता क्या कह रही है इस आम बजट को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से केंद्र सरकार का बजट आया उसके बाद से जनता में कहीं ना कहीं उत्सुकता जरूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ये बताना चाहते हैं कि इस बजट से उन्हें क्या फायदा हुआ है। बात करेंगे, देखिए कुछ युवा वर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे, ये बताएं केंद्र सरकार का बजट आया है, 7 लाख के प्रावधान पर उन्होंने कहा कि अब टैक्स नहीं लगाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को सस्ता किया है। इस बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं? काफ़ी अच्छा बजट आया है। जैसे देखा जाए कि जो छोटे व्यापारी हैं वो सोचते थे कि हम व्यापार करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, टैक्स भरना पड़ेगा, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ आई है कि 7 लाख के अंडर उनको देना नहीं पड़ेगा कुछ, और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें सस्ती हो गई हैं, और क्या मेडिसिन पे कुछ उनने छूट दी है, तो उसके लिए बहुत अच्छा हुआ है, लोगों को बहुत अच्छी सहायता मिल रही है। बिल्कुल, देखिए काफ़ी अच्छी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं लोग बता रहे हैं। आप पता है इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बजट तो लगभग कहीं ना कहीं अच्छा है, पर कहीं ना कहीं जैसे मध्यम वर्ग के लोगों की बात हुई थी, मध्यम वर्ग के लोग कहीं ना कहीं इससे नाखुश तो रहेंगे, क्योंकि जितने भी मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद रहती है कि हमारा भी ध्यान रखा जाएगा, और मध्यम वर्ग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सस्ता कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादा उस तरफ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनका खुद का बजट बिगड़ा हुआ है। बजट कहीं ना कहीं जो भी होता है वो मध्यम वर्ग के लिए होना चाहिए। मेरे इस बार 7 लाख का तो सरकार ने प्रावधान किया है कि 7 लाख का जो टैक्स है वो अब नहीं देना पड़ेगा, जो कि पहले देना पड़ता था। देखिए, 7 लाख का जो प्रावधान लाए हैं टैक्स का, उसमें कहीं ना कहीं परसेंटेज देखें तो कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग उसमें है ही नहीं, क्योंकि मध्यम वर्ग की वैसे ही आय कहीं ना कहीं 5 लाख 4 लाख से कम होती है, तो उनको उससे क्या बेनिफिट मिला? उनको कहीं कोई बेनिफिट नहीं। जो युवाओं के रोजगार की बात की जा रही है उन पर यहाँ पर कॉन्सेप्ट किया जा रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को? बजट में कुछ चीज़ें हैं जो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जो महंगी हुई है जिनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि जैसे 7 लाख रुपए टैक्स नहीं लग रहा है, तो मध्यम वर्गीय की इनकम इतनी होती नहीं है, तो वो वैसे भी इतना टैक्स फ्री अगर उसके लिए हो भी गया तो कोई उतना प्रॉफिट नहीं है। खिलौने सस्ते हुए हैं, गाड़ियाँ सस्ती हुई हैं, तो कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय इंसान जो गाड़ी ज़्यादा चलाता है, 2 व्हीलर वगैरह, उनके लिए सस्ते हुए तो अच्छी बात है। और ये आने वाला समय बताएगा साल भर में अब हम लोगों के ऊपर कितना लोड पड़ता है। कितना लोड पड़ता है आप बताएं, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी सस्ता कर दिया गया है, और कई ऐसी चीज़ें जिनको सस्ता किया गया है, मोबाइल फ़ोन्स को सस्ता किया गया है, क्या कहेंगे? सर देखिए, मोबाइल फ़ोन तो ज़रूरी है रोज़मर्रा की ज़िंदगी लिए, लेकिन जो घरेलू उत्पाद है, खाने की चीज़ें हो गई, सिलेंडर हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो गरीब से लेकर मध्यम वर्ग के लोगों को उसकी ज़रूरत है, ये बजट में तो उस चीज़ की दिखाया नहीं गया। अब 7 लाख से उनने कम इसलिए कर दिया गया कि जैसे कोई नया व्यापार चालू करना चाहता है तो अपना कर सकता है, लेकिन ये जो गरीब लोगों के लिए रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो इस बजट में कुछ ऐसे बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकल कर आ रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों का ये कहना है कि जो टैक्सेस कम किए गए हैं 7 लाख के अंतराल में, हालांकि उसमें ये देखने को मिल रहा है कि उतनी इनकम जो मध्यम वर्ग की होती है वो हो नहीं पाती है। हालांकि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सस्ते किए गए हैं और इसके अलावा कुछ सामान को सस्ता किया गया है, मोबाइल फोन जुड़ी प्रतिक्रियाएं फिलहाल देखने को मिल रही हैं। जितेंद्र, बहुत शुक्रिया, इस पर आपने जानकारी दी है। तो भोपाल के लोगों का जो रिएक्शन है वो हमने दिखाया, लेकिन जरा ग्वालियर भी लिए चलते हैं। समझना बड़ा जरूरी है कि प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों की प्रतिक्रिया क्या सामने आ रही है। विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, जरा बताइए, लोगों से बातचीत कीजिए, क्या कहना है इस आम बजट को लेकर के? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, ग्वालियर में आज दिन भर बजट को लेकर चर्चा होती रही कि क्या कुछ मिलने वाला है, और अलग अलग इलाकों में लोगों से हमने बात की। अब रात को हम किसी दूसरे इलाके में पहुंच गए, मॉडल टाउन इलाके में। सिटी सेंटर का बड़ा पॉश इलाका माना जाता है, क्योंकि कलेक्ट्रेट के बहुत नजदीक है, और पूरी गौर से इन लोगों ने बजट को देखा है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो बजट आया है, आपने देखा आज दिन भर क्या कुछ रहा, क्या प्रतिक्रिया लोगों की आई, आप क्या देखते हैं इसको लेकर? ये बजट निश्चित रूप से काफी ठीक है, और इसमें जो 740 एकलव्य आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं, ये ग्रामीण प्रतिभावान जो छात्र रहेंगे, छात्र छात्रा हैं, उनको निश्चित रूप से काफी लाभान्वित होने वाले हैं वो। और अगले 3 वर्ष तक जो 38,000 वैकेंसी होंगी, जो बीएड युवा डिग्रीधारी हैं वो भी इनमें अपना जॉब पा सकेंगे।
और लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा निराशा ये हुई कि पूरे देश का शिक्षक एक आस लगाए बैठा था कि जो एनपीएस के स्थान पर ओपीएस आएगी, ओल्ड पेंशन स्कीम, यदि वो इसका जिक्र होता या वो आती तो हम लोगों को काफी अच्छा लगता। पेंशन पे कोई बात नहीं की, आप क्या कहेंगे? ठीक है, बजट निश्चित रूप से ठीक है, ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें रसोई गैस पर कोई चर्चा नहीं हुई, किसानों के खाद बीज पर कोई चर्चा नहीं हुई, मजदूरी पे कोई चर्चा नहीं हुई। ये होना चाहिए था। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपको भी ये ठीक लग रहा है बजट जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी? फिल्म बनाते रहना। ये बजट काफ़ी अच्छा बजट है, परंतु इसमें कुछ मुद्दे ऐसे रहे गए जो जैसे महंगाई का मुद्दा है, इस पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई। चलिए ठीक है, बिल्कुल जाहिर तौर पर ये कई ऐसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जिनको लेकर के यहाँ पर बात कर रहे हैं लोग। बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए विनोद। लेकिन जरा आगे बढ़ते हुए इंदौर का भी हाल जान लेते हैं। इंदौर से मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? जो आम जनता के लिए बजट तैयार किया गया, क्या वाकई में जनता को पसंद आ रहा है? देखिए, इस वक्त मैं इंदौर के 56 में मौजूद हूं और मेरे साथ में इस वक्त कॉर्पोरेट ट्रेनर है राहुल मालवी जी। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। राहुल जी, आज का ओवरऑल बजट कैसे देखते हैं आप, और खासतौर पे आप तो कॉर्पोरेट को ट्रेनिंग भी देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं एक युवा के साथ कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव और अमृतकाल ये देश पूरा मना रहा है, जहाँ पर पूरी दुनिया रिसेशन और कोलैप्स की बात कर रही है, जहाँ पर वर्ल्ड की बड़ी बड़ी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, वहीं पर भारत देश ने इतना प्यारा बजट दिया है। यहाँ पर सभी लोगों का ध्यान रखा गया है, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, महिलाओं के लिए महिला सेविंग पत्र की बात की गई है, जहाँ पर उन्हें 2 साल तक के लिए सेविंग पर 7.5% का इंटरेस्ट दिया। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। यहाँ पर आप देखिए ट्राइबल्स का ध्यान रखा गया है, आदिवासियों का ध्यान रखा गया है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग जो मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर्स में कस्टम ड्यूटी को कम भी किया है, जिससे आप देखेंगे कस्टम ड्यूटी जैसी कम होगी तो बजट एक इनपुट लीवर है, और इनपुट लीवर को जब कम करेंगे हम लोग तो आउटपुट ज्यादा आने वाला है। यहाँ पर कस्टम ड्यूटी को कम करने से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करें तो एक कॉमन आदमी जो मैं नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करता है, तो गवर्नमेंट ने 7 लाख तक के स्लैब पर कोई भी टैक्स नहीं दिया है। और अलग अलग जो स्लैब है, हमारे जो व्यक्ति अगर चूज करता है तो भी उसमें बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दिया है। और आप देखिए रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ है, और एक देश की इकोनॉमी वर्ल्ड के अंदर भी या किसी भी देश के अंदर सेंटर और स्टेट की रिलेशनशिप से चलती है। तो जहां पर इस गवर्नमेंट ने कई स्टेट्स को, सारी स्टेट्स को 50 साल तक के लिए कर्ज बिना इंटरेस्ट के देने की भी बात कही है। तो चाहे स्टेट्स की बात हो, कॉमन मैन की बात हो, किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, ट्राइब्स की बात हो। एक बार बस आपको रोकना चाहूंगा, महिलाओं की बात हो रही, इन्हीं से बात कर लेते हैं कि क्या लगता है कि आज महिलाओं के लिए क्या खास कुछ रहा इस बजट? महिलाओं के लिए बहुत कुछ खास रहा। सबसे पहले तो जो मुझे आनंद आया बीइंग अ महिला, बीइंग अ फीमेल, कि राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जो खुद एक महिला है और एक वित्त मंत्री जो खुद एक महिला है, वो उनसे परमिशन लेने गई और वो पूरा स्टील साइन जो भी हुआ सब महिला केंद्रित ही था। और महिलाओं के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है बचत। तो ये जो बचत योजना लॉन्च हुई, इसमें 2 लाख सालाना पर आपको 7.5% का ब्याज मिलेगा। इसको सुनकर तो मुझे लगता है हर एक महिला को मजा आ गया होगा। और इसके अलावा महिलाओं के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ना सर, वो होती है भोजन, क्योंकि वो निर्माण का काम अधिकतर उन्हीं के हाथ में रहता है। गेहूं सस्ता हुआ, रसोई गैस सस्ती हुई, तो कुल मिला के मुझे लगता है कि महिलाओं को तो खुशी हो रही है कि बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा मैं अगर फीमेल यंगस्टर्स की बात करूं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी चीजें खुली है। मतलब आप देख सकते हैं कि जो स्टार्टअप्स हमारे देश में 64,000 स्टार्टअप्स हैं और 6 करोड़ स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं। उनके लिए जो न्यू डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च हुई है, 4 वर्जन लॉन्च होगा, उसके लिए 30 स्किल सेंटर्स और 100 से ज्यादा लैब्स खुलेंगे, जिसमें आपने 5G डेवलपमेंट और सारी कुछ नई टेक्नोलॉजी हमको सीखने को मिलेगी। आजकल फीमेल और मेल सबकी बात करूँ सब बराबर ही है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हम सबके लिए खुल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो बजट में एक अच्छी बात लगी, तो मुझे मजा आया, हम हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंट के कारण जो पर्यावरण का ह्रास हो रहा था, उसके लिए जो एनर्जी ट्रांजिशन के लिए 35,000 करोड़ ग्रीन एनर्जी की तरफ अब हम बढ़ने वाले हैं, उसको सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि अब हम कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल और ऐसे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ नहीं रहेंगे। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। मुझे एक तो ये भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि सिगरेट महंगी हो गई और मोबाइल और टीवी तो चलो सस्ते हो ही रहे हैं क्योंकि उन पर कस्टम ड्यूटी कम हो रही है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि बजट बहुत ज़्यादा पब्लिक फ्रेंडली, फीमेल फ्रेंडली और यंगस्टर फ्रेंडली है। और इसमें अमृत काल और पृथ्वी और धरोहर और किन किन बातों की बात नहीं की गई। मुझे तो ये बजट आज जब मैंने सुना और पूरा एनालिसिस करने का प्रयास किया, जितने पॉइंट्स निकाले
एक भी नेगेटिव जो नहीं, पूरा की पूरा पॉजिटिव लगा जी। गुंजन जी इस वक्त हमारे साथ में है और 56 एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, व्यापारी हैं। इनसे पूछते हैं सर, आज का बजट व्यापारियों को क्या लेकर खुशियां आई? मैं समझता हूं कि ये बजट मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बजट है, क्योंकि चुनाव का बजट है। व्यापारी के लिए इतना संतोषजनक तो नहीं है, पर जो 7 लाख की जो आईटी में इन्होंने छूट दिया था, वो कुछ हम लोगों के बाजार को रोटेशन करने के लिए शायद सहायक हो सकता है, क्योंकि जो नया टैक्सेशन प्रणाली लिया है उसमें आप अब बचत करो या न करो ये आपके ऊपर है। आप डायरेक्ट टैक्स देना है, बचत के ऊपर जब आपने छूट बंद कर दी है तो जो डायरेक्ट अब जो टैक्स पे होगा वो एक्सपेंड के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा, और उनका सिर्फ मकसद ही इतना था कि ये जो पैसा है ये रोटेशन में चले। अब हम LIC के लिए या होम लोन के लिए या किसी बचत के लिए बचत को इसके लिए न करें कि हमें टैक्स बचाना है। तो अब जो युवा वर्ग है, जो नया टैक्सेशन की लाइन में आया है या नया रोजगार लेके आया, वो बचत की तरफ ध्यान न देके एक्सपेंड के ऊपर ध्यान देगा, और ये बाजार को शायद रोटेशन में लेके आएगा और उससे बाजार ऊपर उठ के आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हाँ, हमारे साथ कॉर्पोरेट ट्रेनर ही हैं, इनसे ही बात करेंगे और भी कुछ समझेंगे बजट को लेकर कि और कुछ इस बात अन्न की बात, अगर श्री अन्न महोत्सव की बात की जाए उसकी उन्होंने बात किया, मोटे अनाज की बात, साथ साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर 66% इंक्रीज किया गया है, 79,000 करोड़ रुपए तक की बात की जा रही है। जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि तो ये बजट मैक्रो इकोनॉमी, मैंने वर्ल्ड का आपको बताया था, और माइक्रो इकोनॉमी दोनों को ध्यान में रख के दिया गया। यूनेस्को ने जहां पर मिलेट्स और मोटे अनाज के लिए दशक को घोषित किया गया है, तो हमारे देश की सरकार भी मोटे अनाज जिस प्रकार के होते हैं तो किसानों को उसके लिए और इसके लिए बड़ा प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है, बड़ी कोशिश की जा रही है मिथिलेश, और जाहिर तौर पर यह बड़ा महत्वपूर्ण भी है लोगों का रिएक्शन और उनके भाव को जानना भी। मैं वापस लौटूंगा, लेकिन आशीष वैश्य और सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। मैं जरा जल्दी से, क्योंकि हेल्थ सेक्टर पर भी बात करनी है, मैं एजुकेशन पर भी बात करनी है, डिफेंस सेक्टर पर भी बात करनी है, बहुत सारे अभी एस्पेक्ट अभी रहते हैं जिन पर चर्चा करनी है। लेकिन आशीष जी, टैक्सेशन और टैक्स स्लैब को सिंप्लीफाई करना एक बड़ी कोशिश होती है, लेकिन ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को और भी ज्यादा उलझा दिया हो? बहुत सारे लोगों की शिकायत भी मिली है। देखिए, मैं आपको शुभेंदु जी बड़ी फ्रैंकली बताऊं कि बजट के 2 चीजें होती हैं, कुछ फायदा पहुंचाना और फायदा न पहुंचाते हुए भी फायदा ऐसा पहुंचे ऐसा नजर लाना। ये कुछ आंकड़ों की बाजीगरी हर वित्त मंत्री करती हुई आई है, और इस बजट में ये आंकड़ों की जादूगरी की गई है कि पुराना रेजीम, नया रेजीम, 6 स्लैब, 5 स्लैब, ओवरऑल बेनिफिट जितना नजर आता है उतना पहुंचता हुआ नजर एक्चुअली नहीं आने वाला है। ये मेरा फ्रैंक एनालिसिस है। दूसरे, इस बजट पे क्या है, काफी सारी सिल्वर शाइनिंग्स हैं, उनको जब हम हटा के देखते हैं तो आप देखिए, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में नहीं लाया गया। अगर ये लाया जाता तो शायद लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत घटती। अगर हम इस बजट में देखें तो हम वर्ल्ड में पीछे कहां हैं, क्योंकि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 12 से लेके 15% आती है, जबकि चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 3 से लेके 5% आती है। तो इस बजट में मुझे पूरी उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ लॉजिस्टिक कॉस्ट घटाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये आंकड़ों की बाजीगरी से छुपाने की कोशिश की गई है, सारा डाइवर्शन 5 से 7 लाख पे ला जाने की कोशिश की गई है, ठीक है, जिससे कि मूल मुद्दे भटक जाएं। कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव भी लगातार बने हुए हैं। जेपी जी, आपको भी लगता है कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाना ये एक बड़ा अच्छा कदम हो सकता था, लेकिन इसमें बड़ा पहलू ये भी है सर कि अलग अलग राज्यों की सरकारें इस पर सहमति जताती नहीं है, जिसमें आपकी भी सरकारें अलग अलग राज्यों में। देखिए क्या है, केंद्र सरकार ने जो जीएसटी का मुद्दा है और जो डीजल और पेट्रोल, बात डीजल और पेट्रोल की नहीं, बात और भी चीजों की है, खाद्य पदार्थों की, सब्जी की है, तेल की है, डीजल की है, बहुत सारी बातें, उसको जीएसटी के दायरे में लाना, ये केंद्र सरकार को पहले निर्णय लेना पड़ेगा। इसके बाद सहमत और असहमत की बात आती है, उनका क्या निर्णय है, उन्हें अपने निर्णय को स्पष्ट कर दिया है कि वो नहीं लाना चाहिए, ये एक बात है। दूसरी बात एक मैं कहना चाहूंगा कि जो ये ने विकास दर 7% जो आकलन किया है, तो जितने विशेषज्ञ, इसी विशेषज्ञ ने भी 6.1 से लेके 6.7 तक की बात करी, तो विकास दर घटेगी, क्योंकि आर्थिक विश्लेषण जब इस बजट का हम लोग करें सूक्ष्मता से तो स्पष्ट हो रहा है कि देश की विकास दर घटेगी। इस तरह का राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा, देश कर्ज में आएगा, और
एक बात ये सोचिए कि इनने 7 लाख का जो बात कही है, 50,000 से ज्यादा इनकम का एवरेज परिवार कितना है? इससे मिडिल क्लास को फायदा नहीं हो, अपर मिडिल क्लास है उसको फायदा हो रहा है। मिडिल क्लास को 7 लाख करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि एवरेज 50,000 है जो 6 लाख तक जाता है। ब्रज गोपाल लोहिया जी, मिडिल क्लास तो अभी भी पीछे रह गया, अपर मिडिल क्लास को फायदा मिलता है। और दूसरा ये बात भी कह रहे हैं कि आप पेट्रोलियम पदार्थों को आप जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लेकर के आते? एक लंबा समय हो गया है, जीएसटी लागू हो चुकी है, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थ अभी भी जीएसटी दायरे से बाहर। दोनों बातें कह रहा हूँ। देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी किसे मिडिल क्लास मानती है, वो तो बड़ा अद्भुत विषय है, क्योंकि 15 लाख से अधिक आय वालों का टैक्स स्लैब नहीं बदला है। 15 लाख तक की आय वालों का टैक्स स्लैब बदला है। इस देश में 40,000 रुपए महीने कमाने से लेकर 1.25 लाख रुपए महीने तक जो कमा रहा है, उसके लिए टैक्स स्लैब सरल हुआ है और 35,000 करोड़ रुपए सरकार को इससे नुकसान होगा, परंतु सरकार वो मिडिल क्लास को देना चाहती है। कांग्रेस का मिडिल क्लास तो 15 लाख से ऊपर ही शुरू होता है, बड़े लोगों का है। दूसरी बात, जो जीएसटी की बात हो रही है, जीएसटी काउंसिल में जब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने इस पर सहमति जताई कि पेट्रोलियम पदार्थों को, खासतौर से डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में होना चाहिए, तब कांग्रेस के सारे वित्त मंत्री इसके खिलाफ थे। और जीएसटी काउंसिल में ये नियम है कि सर्वसम्मति से ही वह फैसला लिया जा सकता है। तो ये दो तरह की बातें करते हैं। और आपको याद होगा, जो लोग डीजल पेट्रोल महंगे होने की बात करते हैं, हिमाचल में शपथ ग्रहण के अगले दिन उस पर 3 रुपए बढ़ा देते हैं। 2018 में शपथ लेते हैं कमलनाथ जी और अगले दिन 5 रुपए बढ़ाते हैं। तो ये बातें करने का काम इनका अलग है और करने का काम इनका अलग है। मैं आपसे कह रहा हूं कि बजट में, ठीक है, कहने की बात अलग है और करने की बात अलग है, लेकिन इस बजट में बहुत कुछ नजर आया है, ये आपका कहना है। लेकिन धर्म सिंह जी का जरा एक मैं रिएक्शन ले लेता हूं, क्योंकि अब बात हेल्थ सेक्टर की भी कर लेते हैं सर। और कोरोना काल के समय हमने देखा था कि जिस संकट से हम जूझ रहे थे, उसमें यही एक ऐसा सेक्टर था जिसने भारत को बचा करके रखा था। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें इजाफा जिस लिहाज से किया गया, उससे कहीं गुना ज्यादा होने की उम्मीद आपको थी या लोगों को भी होनी चाहिए थी? जिस लिहाज से किया गया वो काफी है या और होना चाहिए था? देखो, आज की डेट में हमारे देश की जो मुख्य जरूरत है वो है डिफेंस एंड मेडिकल। मेडिकल हमने पीछे देखा है कि मेडिकल 2020 से लेके 21 तक जो हमारे देश में आपदा आई थी, उसको कंट्रोल करने के लिए बजट बहुत कम है। ऐसी आपदा फ्यूचर में बाई में कभी आती है, तो कोरोना गया नहीं है। कोरोना हमारी बॉडी में रेसिस्ट करता है। फ्यूचर में क्या होना है, कैसे होना है, तो उसके देखा जाए तो बजट में जो इन्होंने प्रावधान बनाए हैं वो कुछ लेवल तक तो ठीक है, लेकिन जो इस तरह की आपदा आगे कंटिन्यू भगवान ना करे आए, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए बजट सफिशिएंट नहीं है। और रही बात, मैं दूसरा कहता हूँ डिफेंस सेक्टर। किसी भी कंट्री की ग्रोथ जो है उसके जो साथ का सराउंडिंग एरिया कितना स्ट्रॉन्ग है उस पर डिपेंड करता है। तो हमारे सराउंडिंग में ठीक है, आज इकोनॉमी के तौर पे हमारी जो नेबर कंट्री है, जैसे चाइना की बात करता हूँ या बांग्लादेश की बात करता हूँ या पाकिस्तान की बात करें, तो ये थोड़े से नीचे लेवल पे जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं। लेकिन डिफेंस सेक्टर में भी हमें बचाना है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। तो इन सेक्टरों को बचाने के लिए हमारा डिफेंस सेक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, ब्रज गोपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मैं उसके बाद जल्दी से रिएक्शन लूंगा। खासतौर से दोनों बातें कहना चाह रहा हूँ। डिफेंस सेक्टर का ग्रोथ दिख रहा है। 2014 से आज अगर तुलना करते हैं तो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 11 गुना ज्यादा बढ़ा है। हम इस बार 20,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अगले साल 35,000 करोड़ का करेंगे। दूसरी बात मैं और क्लियर कर दूं कि ये जो बात हो रही है, ये बढ़ती जब इकोनॉमी है तो उसमें हर सेक्टर दूसरे सेक्टर को लाभ पहुंचाता है। जब हम शक्कर का निर्यात 300% बढ़ाते हैं तो किसान को लाभ होता है। जब मेडिकल की, मेडिसिन की जहां बात कर रहे हैं, भारत अकेला देश है जिसने 158 देशों को मेडिसिन की सप्लाई की है और हम दुनिया में सबसे बड़ा मेडिसिन हब बने। हाँ, मेडिकल इक्विपमेंट में हम पीछे थे, उसको भी भारत सरकार ने गंभीरता से लिया और आज मेडिकल इक्विपमेंट में भी हम आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। और आपको खुशी की बात बताऊं कि एमआरआई तक की मशीन भारतीय तकनीक से भारत में बनने जा रही है। ये इस सरकार की उपलब्धि है। ये जब बजट आता है तब हम उसे उतना गंभीरता से नहीं लेते, परंतु जब वो दिखाई देता है तब हमें गंभीरता उसकी समझ में आती है कि जो 2022 में कहा गया था उसके कारण 2022-23 में कितना असर पड़ा, ये आज देश की जनता को भी दिखाई दे रहा है और दुनिया को भी दिखाई दे रहा है। आशीष जी, अब क्या ना इसमें, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर और डिफेंस सेक्टर दो ऐसे सेक्टर है जिस पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए।
आर्थिक तौर पर हमें सशक्त तो रहना ही है, लेकिन हमें अपनी सीमाओं को मजबूत भी रखना है और साथ ही हमारे जो देश के लोग हैं उनके स्वास्थ्य सेवाओं को हमें बेहतर भी बना करके चलना होगा, क्योंकि कोरोना संकट का वो मुश्किल दौर भी हमने देखा है। तो ऐसे में इस सेक्टर पर जो बजट एलोकेशन किया गया, क्या वो काफ़ी है या और ज़्यादा होने की उम्मीद है? जी शुभेंदु जी, मुझे लगता है कि इस बजट में 4 जगह हम मिस करके गए हैं, 4 बेसिक जगह। 2 आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई की, पहला हेल्थ, दूसरा डिफेंस, तीसरा जो मेजर्स हम मिस कर गए इस बजट में वो था इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, और चौथा मेक इन इंडिया, जिसकी हम केवल बातें करते रह जा रहे हैं। अगर हम हेल्थ की बात करें तो इंडिया में डॉक्टर्स की कितनी कमी है और क्वालिटी डॉक्टर्स की कितनी कमी है। मैं सोच रहा था कि जिस तरह हमने इंजीनियरिंग में करामात की, मेडिकल एजुकेशन में उस तरह की करामात की उम्मीद कर रहा था। आज इंडिया इंजीनियर वाइज वर्ल्ड में सबसे अच्छे इंजीनियर बना रहा है, पर डॉक्टर में हम पीछे हैं। तो ये बजट एक मौका होता था हमारे लिए कि हम मेडिकल एजुकेशन को प्रायोरिटी दें। ठीक है। दूसरी चीज है, अगर हम डिफेंस की बात करें तो हमारा डिफेंस का सारा खर्चा पेंशन में जाता जा रहा है। डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बच रहे हैं, मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि ओपीएस लेकर के आइए, पैसे बचाने की बहुत कोशिश अच्छी कर है। रहे हैं। देख, और दूसरी तीसरी चीज, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो चाइना से कंपनी रिलोकेट हो रही हैं, पर वो वियतनाम जा रही हैं, वो सिंगापुर जा रही है, वो दूसरी कंट्रीज में जा रही है, ताइवान जा रही है, वो इंडिया नहीं ला पा रहे हैं। इस बजट ने ऐसा कोई भी सोप प्रोड्यूस नहीं किया वर्ल्ड के सामने कि साहब आप इंडिया आइए, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। कुछ भी इंसेंटिव वर्ल्ड की इंडस्ट्री को नहीं दिए हैं। चौथी बात, मेक इन इंडिया के लिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि मेक इन इंडिया को बेहतर किया जा सके। तो ये 4 कमियां मेरे को मूलभूत नजर आई, यानी कि 4 बड़े एस्पेक्ट जिस पर और भी ज्यादा फोकस होने की जरूरत थी। लेकिन एक और, मैं इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जेपी श्रीवास्तव जी से सवाल कर लेता हूं। बहुत ज्यादा जेपी श्रीवास्तव जी, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम इन्वाइट भी करते हैं दुनिया के बाकी देशों से, अगर बड़ी बड़ी कंपनियां आती भी हैं, तो हम अपने छोटे एंटरप्रेन्योर को कैसे सिक्योर कर पाएंगे? हमारे सामने ये भी तो एक बड़ी चुनौती है ना, हम उसको कैसे सिक्योर कर पाए ताकि वो कम्पीट कर पाए बाकी बड़ी कंपनियों के साथ भी। ये इसके लिए इस बजट में किया क्या गया? जो बात कह रहे हैं कि लघु उद्योगों को बढ़ावा देने जाने, 7 लाख स्लैब कर देने, बढ़ा देने से लघु उद्योगों, जब तक उनको टेक्नोलॉजी न दी जाएगी, इन्होंने इसकी ट्रेनिंग के लिए क्या किया है? छात्रों को स्टाइपेंड देना अच्छी बात है, लेकिन छात्रों को रोजगार से सीधा जोड़ना, मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट, 3 साल बाद क्या होगा? 3 साल के लिए किया, 3 साल बाद क्या होगा? तो ऐसी कोई बात है। तो दूसरी बात, जो इनवाइट करते हैं लोगों को, उससे ऐसे लोगों को इनवाइट करें जिससे यहाँ के लोग कोलैबोरेशन भी हो सकता है। यहाँ के लोग और वहाँ के लोग मिलके भी काम कर सकते हैं। ठीक है। छोटे लोग, बड़े लोग। जापान में क्या टेक्नोलॉजी, आज जापान की ट्रेड पे एक महात्रासदी के बाद जापान जो इस स्थिति पे आया। ब्रज गोपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा जल्दी से काउंटर रिएक्शन ब्रज गोपाल जी। मैं बिल्कुल जल्दी से कहना चाहता हूँ, मेक इन इंडिया पर सवाल ना उठाएं। आज चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वैगन का हो, चाहे हमारे कंटेनर्स का निर्माण का कार्य हो, चाहे हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो, सब में ये देश मेक इन इंडिया में बहुत आगे जा चुका है। मैं कितने सेक्टर आपको ऐसे गिना सकता हूँ। तो मेक इन इंडिया ने एक अभूतपूर्व काम करके दिखाया, और जो भारत की इकोनॉमी पिछले 8 वर्षों में दुगना हो गई है, दुनिया में 10 में से 5 नंबर पर आ गई है। इसमें सबसे बड़ा योगदान मेक इन इंडिया का है, इस देश के नौजवानों का है, इस देश के किसानों का है। ठीक है, देश के किसानों का और देश के नौजवानों का एक इसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल भी है। लेकिन इसमें जरा फाइनल एक रिएक्शन मैं ले लेता हूं, और इसमें क्योंकि हम बात यहाँ पर रोजगार को लेकर के भी कर रहे हैं। धर्म सिंह जी, बहुत कम समय, जरा जल्दी से रोजगार को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी था कि साहब टैक्स स्लैब की बात तो दूर की है, पहले हमें रोजगार तो मिले, हमारे पास पैसा होगा तभी तो हम टैक्स स्लैब में आ पाएंगे। इसमें कुछ नजर आया आपको? सर मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट जो
अभी बजट में जो रिकमेंडेशन दी है जितनी भी फाइनेंस मिनिस्टर ने, इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो बहुत रोजगार है। जैसे मैं मुद्रा लोन की बात करता हूँ, आज एमएसएमई सेक्टर लोन की बात है। मुद्रा लोन एक्चुअल में चार्टर्ड अकाउंटेंट में लेने जाता हूँ तो मेरे को पता है कितनी डिफिकल्टी आती है। इसी तरह से एमएसएमई यानी कि इसको बहुत हद तक सरल करने की जरूरत है। बहुत सारी अभी भी इसमें थोड़ी सी कमियां कुछ छूट गई हैं जिस पर हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन इसको और ज्यादा बेहतर और अच्छा बनाने की कोशिश भी हो सकती है और बहुत हद तक इससे लोगों को फायदा भी मिला है। बहुत सारे इसमें लोगों की जो राय है वो हमने सभी के सामने भी रखी है। बहुत सारे लोगों ने इस बजट को बड़ा अच्छा भी बताया और कहा है कि मध्यम वर्गीय लोगों के लिए ये बहुत किफायती और फायदेमंद ये आम बजट साबित होगा। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और बजट पर एक विश्लेषणात्मक एक अध्ययन करने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि वाकई में उनके खाते